हिमालयन डायलॉग्स के इतिहास गोई सेगमेंट में आपका स्वागत है मित्रों। इतिहास गोई अपने पास्ट को, अपने इतिहास को, अपनी जड़ों को किस्सा गोई के अंदाज में जानने की एक कोशिश है। अभी जब रामपुर तिरहा कांड के 2 दोषियों को सजा सुनाई गई तो एकाएक उत्तराखंड आंदोलन की वो यादें ताजा हो उठी। हमें लगा क्यों न इन यादों को सहेजा जाए, अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। तो इसी की एक बहुत सी छोटी सी कोशिश ये है। यूं तो बहुत से काम इससे पहले भी हुए होंगे, पर हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों के अनुभवों को हम ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर पाएं और अपनी उन तमाम नई जनरेशन तक पहुंचा पाएं जो अनभिज्ञ हैं हमारे उत्तराखंड आंदोलन के संघर्षों से। तो आज पहले एपिसोड के तौर पर गरुड़ बागेश्वर से हमारे साथ जुड़े हैं भुवन पाठक जी। भुवन पाठक जी का एक्टिविज्म का सफर ही उत्तराखंड आंदोलन से शुरू हुआ है। रानीखेत डिग्री कॉलेज में तब वो छात्र नेता हुआ करते थे और तब से लगातार भुवन पाठक उत्तराखंड के, हिमालय के, आजीविका के सवालों से, जल जंगल जमीन के सवालों से लगातार जुड़े हुए हैं। तो आज उत्तराखंड आंदोलन के, जेल के, उनके अनुभवों को जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अभी रामपुर तिरहा कांड, जिसको मुजफ्फरनगर कांड के नाम से हम जानते हैं, उसमें 2 दोषियों को सजा मिली है 30 साल बाद। एक आंदोलनकारी आप रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस घटना को? क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड और खासकर रामपुर तिरहा कांड जो हुआ, वो जो एक ऐतिहासिक दुर्घटना हुई, उसने उस समय तो हम लोगों को एक तरीके से गुस्से से बिल्कुल पागल ही कर दिया था। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद भी, 94 से लेकर के अलग राज्य बनने से लेकर के अभी तक भी उत्तराखंड के वो तमाम जन आंदोलनकारी जिनकी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में किसी न किसी लेवल पे भागीदारी रही, वो हमेशा इस बात के लिए संघर्ष करते रहे कि मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और खासकर उन प्रशासनिक अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया या जिन्होंने सुनियोजित तरीके से उस हमले को अंजाम दिया। और जो ये उनको सजा हुई है 30 साल के बाद, उससे कम से कम हमारे जो सामूहिक स्मृति है उत्तराखंड की, या जो सामूहिक भावना है उत्तराखंड के लोगों की, उसको फौरी तौर पर थोड़ा राहत मिलेगी। और जो लोग उस घटना में शहीद हुए, उनकी जो ऊर्जा है या उनकी जो आत्मा है, उसको भी थोड़ा संतोष मिलेगा। जी भुवंदा, आप उसमें मुझे लग रहा है नौजवान रहे होंगे और कॉलेज में लाइफ। हाँ, मैं उस समय डिग्री कॉलेज हमारी जो अभी की जो हमारी पीढ़ी है ना, जो अभी की जो हमारी इंस्टाग्राम यूट्यूब वाली जो पीढ़ी है और जो एकदम नई जनरेशन है जिसको बिल्कुल नहीं पता है, मुझे लगता है कि अगर आप लोग बताएंगे ना तो वो एक को रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये इस राज्य हमको ऐसे मिला, मतलब हवाई नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा लाइव चित्रण जैसा आप थोड़ा सा बताइए कि क्या था, कैसे हुआ था। देखिए, वो दौर बिल्कुल अलग था। वो केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलन का दौर, उत्तराखंड राज्य आंदोलन भी एक था, बट उस पूरे दौरान पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कोनों पर, अलग अलग जगहों पर सामूहिक अभिव्यक्तियां हो रही थी इस तरीके की। और अगर मैं तो उसको वहां से जोड़ना चाहता हूं कि मंडल कमीशन की घोषणा के बाद, जब मंडल कमीशन लागू हो गया बीपी सिंह जी की सरकार में, उसके बाद से एकदम आरक्षण विरोधी आंदोलन ने आकार लिया और पूरे देश भर में और उत्तराखंड में भी आरक्षण के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन हुआ। और वो ये कहा गया कि ये आरक्षण गलत है और ये नाजायज है, और तमाम तरीके से कई छात्रों ने उसमें आत्मदाह किया। पहला आत्मदाह दिल्ली में हुआ और उसके बाद आत्मदाह करने का सिलसिला शुरू हो गया, और जो पहला आत्मदाह किया वो ओबीसी के छात्र ने किया मंडल कमीशन के खिलाफ। तो वो एक तरीके से, जो अगर हम देखें कि एक तरफ तो मंडल का आंदोलन उस समय देश में हो रहा था, दूसरा अगर आप दूसरी परिस्थिति पर ध्यान डालते हैं तो पूरे देश में जो पिछड़ी जातियां थी, जो हाशिए पर रहने वाला समाज था, वो नई करवट ले रहा था। ये वही दौर था जब पूरे देश में महिलाओं के आंदोलन सशक्त हो रहे थे। ये वही दौर था जब पूरे देश में जो पिछड़ी और दलित जातियां थी, वो अपने राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए लड़ रही थी। ये वही समय था जब बिहार, यूपी बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा था और कांग्रेस की सरकारें वहां से जा रही थी और स्थानीय जो लीडरशिप है वो खड़ी हो रही थी। और उसी समय 80 के दशक से उत्तराखंड में अलग राज्य की बात उठने लगी। और जो अलग राज्य की मांग उठी थी, उसका सीधा सीधा मुझे एक ही कारण दिखाई देता है कि हमारे लोगों के मन में एक नई राजनीतिक चेतना जागृत हुई कि हम इस पहाड़ को अलग तरीके से इसको संभालें और चलाएं।
उसको लेकर के जब बाद में पर्वतीय विकास मंत्रालय बन गया, पर्वतीय विकास की ये बन गया, तो फिर पर्वतीय विकास की अवधारणा पर्वतीय राज्य तक चले गई। और ये मंडल का जो मंडल विरोधी या आरक्षण विरोधी जो आंदोलन था वो कब राज्य आंदोलन में बदल गया, इसकी समीक्षा ही नहीं हुई कभी, सच पूछिए तो। और ऐसा माना गया कि ये तो सीधा राज्य का आंदोलन था। असल में जो 94 का आंदोलन था वो एक तरीके से जो मंडल विरोधी आंदोलन था उसकी परिणति थी। इसीलिए उसमें बड़े पैमाने पर शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। और वो 94 का जब आंदोलन हुआ तो वो एकदम पूरा जो हमारे लोगों की जो सामूहिक अभिव्यक्ति थी, वो हमारे जंगलों से लूटने की हो, हमारे यहाँ तमाम तरह की जो तस्करियां थी, हमारे यहाँ जो कमीशन खोरी थी, हमारे यहाँ जो सरकारी पैसे की जो लूट थी, हमारे जो गांव सड़कों से, बिजली से, पानी से, स्कूल से वंचित थे, वो सारे स्वर एक साथ फूट गए। वो जो पलायन का जो दर्द था वो भी मुखरित हो गया। महिलाओं की जो श्रम की अधिकता थी वो सब मिल करके एक आंदोलन के तौर पे सामने आ गया। और इसीलिए राज्य आंदोलन में सारे समूह शामिल हो गए। उसमें युवा भी शामिल हो गया, उसमें महिलाएं भी शामिल हो गई, उसमें शिक्षक और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो गए, उसमें भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हो गए। सबको ये लगने लगा कि हमारे हिस्से में जो अन्याय आया है उसकी भरपाई अलग राज्य से हो सकती है, होगी। ये हुआ। क्योंकि मैं उस समय कॉलेज का छात्र था, छात्र राजनीति में था, रानीखेत में, तो वो तो अलग ही दौर है। उसकी कहानियां तो रोमांचित ही, मतलब वो एकदम रोमांचित करने वाली। अच्छा। कि हम एकदम, मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हम अराजकता की हद तक आंदोलनकारी हो गए थे। और 2 महीना तो वो ऐसा समय था जब कोई सरकार ही नहीं थी, कोई स्टेट नाम की चीज नहीं थी, पूरा सारी मशीनरी फेल हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था और पैरेलल सरकारें चलने लग गई थी। इवन उत्तराखंड की सरकार तक बना दी गई। पूरा छात्र नौजवान सड़कों पर आ गया और उसने अपना सारा गुस्सा बाहर निकाला। सरकारी संपत्ति तोड़ी, सरकारी संपत्ति फूकी और सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटियों पर जा रहे थे उन पर अपना गुस्सा उतारा। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, बाजार बंद और पूरी तरीके से एकदम अराजकता की स्थिति थी। और वो नारा ही बाद में बन गया कि उत्तराखंड राज्य दो, उत्तराखंड राज्य दो, उत्तराखंड राज्य दो। और उसमें सबसे बड़ी ताकत वो थी जो शिक्षक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सारे शिक्षक कर्मचारियों ने हड़ताल घोषित कर दी और स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस और 3 महीने तक शायद ये रही ना। हाँ, ये लगभग 87 दिन, 87 डेज ये रहा पूरा हड़ताल। फिर उसके बाद निगोशिएशंस हुए, सरकार बीच में पड़ी, पॉलिटिकल निगोशिएशंस हुए, तब जाकर के जब सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली तब आंदोलन उतार पर आया। ये है। तो ये जो हम ना इतने भयावह ये कांड देखते हैं, इतने लोग शहीद हो गए, निहत्ती भीड़ पर आप गोलियां चला रहे हैं, बिना चेतावनी के आप गोलियां चला रहे हैं। इतना बर्बरता क्यों की पुलिस ने? मुझे लगता है कि वो पुलिसिया बर्बरता का दौर था और वो केवल मुजफ्फरनगर में ही नहीं हुआ, वो खटीमा में हुआ, वो मसूरी में हुआ और वो यहाँ आपका श्रीअंत में हुआ और रामपुर तिराहे में हुआ। और दिल्ली की रैली हमको याद है जहाँ पुलिस ने हमको घोड़ों से दौड़ा करके पीटा। अच्छा, तो थोड़ा सा रैली का बताइए, कब निकले आप लोग और कब, क्या ये मुजफ्फरनगर कांड वाले उसमें आप भी थे या कौन सी रैली में? नहीं, हम तो, हमारा रास्ता तो अलग था ना, हम तो कुमाऊं से गए थे। इधर से गढ़वाल से जो गाड़ियां आ रही थी उन गाड़ियों को रोका गया रामपुर तिराहे पर और उनको डाइवर्ट किया गया। उनको दिल्ली नहीं पहुंचने देने का प्रशासन को आदेश है कि दिल्ली नहीं पहुंचना है। तो दिल्ली में बड़ी रैली का आयोजन होना दिल्ली में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से बड़ी रैली का कॉल था। और दिल्ली में कुमाऊं से हम लोग तो पहुंच गए थे, बहुत सारे लोग पहुंचे। वो 30-35 गाड़ियों को इन्होंने, पुलिस वालों ने जबरन रोक करके डाइवर्ट करके दूसरी तरफ डाल दिया और वहाँ रामपुर तिराहा जो कांड है उसकी बर्बरता हुई। तो आप लोग तब दिल्ली पहुंच गए थे, आप लोगों को कब मालूम चला इस घटना का? ये तो क्योंकि तब कम्युनिकेशन इतने फास्ट नहीं थे ना, ये तो तीसरे दिन पता चला। क्योंकि हम पहुंचे मुजफ्फरनगर, नहीं, हम पहुंचे दिल्ली 2 तारीख की सुबह। हम भी 1 तारीख को ही चले थे रानीखेत से, तो हम लोग 2 तारीख की सुबह पहुंच गए रामलीला मैदान के पीछे, लाल किले के पीछे। वहां हमको रोक दिया। हम भी रैली स्थल तक क्योंकि पहुंचने ही नहीं, घोड़ा पुलिस और दिल्ली पुलिस और तमाम वहाँ जो लोग इकट्ठा थे
उन पर भी लाठीचार्ज और बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लेना, गिरफ्तार कर लेना रास्ते से, पूरी तरीके से दमन किया सरकार। उस समय पूरे उत्तराखंड से लगभग 1000 गाड़ियां गई होंगी अलग अलग जगहों से। हाँ, सब दिल्ली को गए। दिल्ली चलो की कॉल थी ना, इतने बड़े आंदोलन के बाद जब दिल्ली चलो की कॉल हुई तो सब दिल्ली को चल दिए। जब ये पता चला LIU की रिपोर्ट से, पुलिस की रिपोर्ट को कि तो हजारों गाड़ियां आ रही हैं उत्तराखंड से, तो उन्होंने कहा रोक दो। 10-20 गाड़ियां होती तो नहीं रुकती। और ऊपर से जो प्रवासी उत्तराखंडी थे वो हजारों की संख्या में रैली में इकट्ठा हो गए। वो तो लाखों थे दिल्ली में उनके लिए पहुंचना आसान था। जितने उत्तराखंडी प्रवासी संगठन थे, जितने उत्तराखंड के पत्रकार संगठन थे, वो सब इकट्ठे हो गए थे। तो वहां भीड़ काफी हुई, हजारों की संख्या में। फिर भी लोग जुटे और फिर भी रैली में भगदड़ हुई। तमाम उसके वो गलत संदेश गए। उसमें मंच पर भी झगड़ा हो गया कि मंच पर कौन रहेगा, उत्तराखंड पार्टी रहेगी कि संयुक्त संघर्ष समिति रहेगी कि छात्र नौजवान रहेंगे। इसको लेकर के भी कोई कम्युनिकेशन और आपस में संवाद नहीं था। पार्टी कौन सी पार्टी? उत्तराखंड क्रांति दल। अच्छा, तो संयुक्त संघर्ष मोर्चे में शामिल नहीं थी पार्टी क्या उत्तराखंड? नहीं थी, बट फिर भी चूंकि इस पूरी राज्य आंदोलन की लड़ाई को UKD अकेले लड़ रही थी। कांग्रेस कभी नहीं थे। कांग्रेस के नेता उस समिति में थे। हरीश रावत थे, धीरेन्द्र प्रताप थे, ये सब लोग जो कांग्रेस के लीडर हैं, ये अलग अलग ढंग से उस समिति का हिस्सा थे। लेकिन एज ए पार्टी कांग्रेस ने कभी या भाजपा ने कभी उत्तराखंड राज्य आंदोलन को अंगीकार नहीं किया ना। बट UKD ने उस आंदोलन को लीड किया एक तरीके से और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये तो भुवंदा जेल वगैरह भी गए आप? हाँ, हम लोग कई बार गिरफ्तार हुए। अच्छा, ये कहाँ से, मतलब छुटपुट जो आंदोलन होते थे लोकल में या कहाँ? नहीं, अभी हम 94 में मैं एक बार अरेस्ट हुआ। हम लोग रानीखेत से अरेस्ट हुए। मैं, चंद्रशेखर रावत, दिखपाल सिंह, हम 5-7 लोग हम अरेस्ट हुए रानीखेत में और हमको नैनीताल लाया गया। हम 6 दिन नैनीताल जेल में रहे, फिर 3 बलिया भेज दिया। 3 दिन के बाद बलिया से फिर हमको छोड़ा। अच्छा, तो और नारे वारे जेल के अंदर से भी लगते थे क्या? अरे बहुत बढ़िया नारे थे यार। अच्छा, जेल के ताले टूट, कहाँ चले भाई कहाँ चले, ये मत वाले कहाँ चले। अरे वाह। तो जेल चले भाई जेल चले, ये मत वाले जेल चले, ये बहुत बड़ा नारा था। अच्छा, तो हाँ, मतलब जब भी हम पुलिस की गाड़ी में होते थे तो ये नारे लगाए जाते थे। कहाँ चले भाई कहाँ चले, ये मत वाले कहाँ चले, जेल चले भाई जेल चले, ये मत वाले जेल चले, ये नारा था। तो और फिर दूसरा जेल के ताले टूटेंगे। तो बहुत होता। एक बार हम लोग बागेश्वर गिरफ्तार हो गए। अच्छा, और बागेश्वर गिरफ्तार हुए तो हमको रात भर हवालात में रखा उन्होंने, थाने की हवालात में। अच्छा, बागेश्वर में जेल नहीं थी, अभी भी नहीं है शायद। तो अल्मोड़ा जेल भेजते थे। तो हम 7 लोगों को रख दिया जेल में के कमरे में। और हमको कंबल दे दिए, ठंड का टाइम था उन दिनों, तो हमको कंबल दे दिए। तो हमारे जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उसके एवज में फिर धरना किया तो हाँ, उसके एवज में बहुत, उसके बाद तो फिर बहुत आगजनी हुई, बहुत हुआ। हम लोगों ने रानीखेत में बहुत आगजनी की, बहुत तरह के झगड़े हुए, रोडवेज की गाड़ियां रोकी गई, तमाम चीजें। बल्कि हम तो एक दिन रात को अल्मोड़े में मीटिंग हुई छात्र संघर्ष समिति की, तो वहाँ ये तय हुआ कि रानीखेत का डिपो बंद करना है और सुबह बंद करना है। और उन दिन तो गाड़ियां नहीं होती थी और उस समय के छात्र नेताओं के ठाट बाट आज के जैसे छात्र नेताओं के नहीं होते थे ना। उस समय का छात्र नेता भी बस में ही आता जाता था। उस समय का छात्र नेता हम लोग रात को 10 बजे मीटिंग करके फैसला करके उठे और फिर हम 3 लोग रानीखेत पैदल आए अल्मोड़ा। अच्छा, सुबह तक वो बंद कराने के लिए कि हमको सुबह रानीखेत पहुंचना है और रानीखेत डिपो बंद कराना है। और उन दिनों फोन भी नहीं होते थे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो जब आपको इक्का दुक्का लैंडलाइन फोन कहीं मिल गया तो मिल गया। तो जहाँ भी जाना होता था पैदल हम लोग पैदल जाते थे। तो फोन इक्का दुक्का लैंडलाइन के होते थे जिससे थोड़ा बहुत संपर्क, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाता था, है ना। बाकी और हाँ, उस समय सबसे ज्यादा आंदोलन की जो सबसे ज्यादा खबरें होती थी वो BBC कवर कर रहा था पूरे उत्तराखंड राज्य आंदोलन को। अच्छा, और उसके अलावा अमर उजाला कर रहा था। अच्छा, BBC भी कर रहा था। हाँ, BBC के हम रोज शाम को BBC बुलेटिन सुनते थे इस बात के लिए कि क्या घटना हो गई है। तो बाकी अमर उजाला, तो क्या बाकी अखबारों की भूमिका शून्य तटस्थ? नहीं, शून्य नहीं थी, बट अमर उजाला चूंकि हिंदी में था की तरह उसने एक तरह से कहेंगे प्रवक्ता। हाँ, उसी समय पिकअप भी किया। अमर उजाला अखबार ही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बना की उपज है, बिल्कुल। हाँ, उसकी बिक्री भी उसी समय बढ़ी। वो समय मेरठ से छपता तो दोपहर तक हमारे यहाँ पहुँचता था, तो अखबार के लिए लूट मची रहती थी। हमने तो वो भी दृश्य देखे हैं कई जगह की राज्य आंदोलन की खबरें पढ़ने के लिए लोग जुटते थे और कोई अखबार बांटता था। क्या बात है, क्या अखबार का भी स्वर्णिम दौर क्या रहा होगा ना। हाँ,
क्या बात है। बल्कि मुझे याद है, मैं तो कॉलेज से एक बार घर आया, वो राज्य आंदोलन के दौरान ही घर आया, तो रानीखेत में बहुत पुलिस का दबाव हो गया था, तो लगातार वहाँ एक दरोगा थे अरविंद डंगवाल, बहुत सख्त पुलिस अधिकारी माने जाते थे, लेकिन प्रो आंदोलनकारी थे और प्रो राज्य थे, राज्य के समर्थक थे और राज्य आंदोलनकारी के साथ नरमी बरतते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमको बहुत दिक्कत हो जाएगी, अरेस्ट हो जाओगे, तुम कुछ दिन के लिए चले जाओ यहाँ से। तो मैं उनके कहने पर 94 के राज्य आंदोलन के दौरान घर आ गया। तो मेरा घर में हमारे जितने छोटे भाई बहन जो स्कूल पढ़ते थे वो तख्तियां बनाते थे हाथ पर पकड़ने वाली, वो राज्य आंदोलन की तख्ती। और हमारे पिताजी चूंकि शिक्षक नेता थे, शिक्षक कर्मचारी आंदोलनकारी थे, तो हमारा घर जो था वो उस समय एक तरीके से आंदोलन की तख्तियां लिखने के लिए बैनर भी हाथ से लिखते थे, क्योंकि बहुत पैसा लगता था बैनर लिखने में। अच्छा। हाँ, तो मैं देखकर फिर कपड़े के बैनर बनाना, तख्तियां लिखना, चार्ट पर लिखना, तो पूरा परिवार के और अगल बगल के जितने बच्चे थे वो सब इसमें इन्वॉल्व रहते थे। और रोज सुबह 10 बजे सारे गाँव में ये नियम था कि कनस्तर बजता था, तो कनस्तर बजा यहाँ से, इस गांव से, उस गांव से, तो सब अपने अपने गांव से मेन रोड पर आ जाते थे और फिर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब रैली करते थे। और वो जो पूरा, और मैंने उस रैली में, राज्य आंदोलन की रैली तो थी वो आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज दो, बट उसके अलावा मैंने बहुत खराब नारे भी सुने जो मुलायम और मायावती को लेकर के, जो पूरा गुस्सा था हमारे लोगों का वो मुलायम और मायावती से तो जो उनका गुस्सा था वो मंडल कमीशन की, मतलब फेयरली, जो अपर कास्ट जो चेतना है, जो हमारी ऊंची जाति की जो चेतना है, और ऐसा लगता है कि हमको हमारे हक पर डाका पड़ गया आरक्षण के बाद, तो वो मैं अब उसको ऐसे समीक्षित कर सकता हूँ आज की तारीख में, पुराने समय में विजुअलाइजेशन करके, कि वो हमारे उस समय जो सवर्ण मानसिकता थी उसके कारण मायावती से गुस्सा था। मुलायम सिंह से गुस्सा था क्योंकि उनकी पुलिस की बर्बरता थी, खटीमा मसूरी गोली कांड हो गया था, रामपुर तिराहा कांड हो गया था, उसका पूरा जो आरोप है वो उन पर, मुलायम सिंह पर गया। तो ये दो जो राजनेता थे, सबसे ज्यादा गाली और सबसे ज्यादा जो आक्रोश है वो इनको झेलना पड़ा। और डीआईजी बुआ सिंह के खिलाफ भी। हाँ, बुआ सिंह वाला, हाँ, बुआ सिंह, अनंत कुमार डीएम, अनंत कुमार का हुआ, बुआ सिंह का हुआ, तो उसकी वजह से ये सारा हुआ, मतलब। तो उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य बनने के बाद भी जैसे उत्तरांचल नाम दे दिया गया। नहीं, अभी तो ये चूंकि केवल तुमने 94 की बात कही ना, राज्य आंदोलन केवल 94 नहीं था, 94 तो राज्य आंदोलन का एक शुरुआती पॉइंट, नहीं, शुरुआती नहीं है, वो एक पड़ाव था बीच का। राज्य की मांग तो सन 80 से 88-89 से शुरू हुई, 79 से 79 से, जब, और उसके बाद अगर आप देखें तो यूपी की विधानसभा में 2 विधायक चले गए यूपीडी के, पार्टी बनती, 79 में पार्टी का, 80 में पार्टी का गठन हुआ और ये जीत गए। काशी सिंह सबसे युवा विधायक डीडीहाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंच गए यूपी, और यहाँ से रानीखेत से जसवंत सिंह बिष्ट जीत गए, जसवंत सिंह बिष्ट रानीखेत जीत गए और वो वहां जीत गए। तो 2 विधायक यहाँ, जबकि केवल 17 विधायक थे, उसमें से 2 विधायक उत्तराखंड क्रांति दल के जीत के चले, और लगातार 2 बार काशी सिंह जी 3 बार शायद विधानसभा पहुंचे, वो लखनऊ की विधानसभा में, और वो गए हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मांग के आधार पर, और उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नारे को दिया। यूकेडी अकेली, उसका श्रेय उस समय उपरांत के नेताओं को जाता है, डीडी पंत जी को जाता है, इंद्रमणि बड़ोनी को जाता है। मैं अभी 94 का आंदोलन अगर हम छोड़ दें तो उसके पहले जो उत्तराखंडी जिनको कहा गया, तो हमारे यहाँ एक हीरा सिंह जी थे गरुड़ में, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता थे, उत्तराखंड राज्य के समर्थक थे, वो जेब में टॉफियां लेके चलते थे और बच्चों से नारा लगवाते थे, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, और टॉफी थे, टॉफियां बांटते थे। क्या बात है। हाँ, और हमसे भी लगवाए हैं उन्होंने नारे, लोग उनकी मजाक भी बनाते थे, लेकिन ऐसे जुनूनी लोग भी थे, जो थे ना, बहुत सारे ऐसे जुनूनी लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी, और ये तो 94 के बाद के जो है उन पर एक थोड़ा सा सरसरी बताइए कि क्या क्या रहा। 94 के राज्य आंदोलन के बाद तो फिर बहुत तरह की परिस्थितियां हुई ना, राज्य आंदोलन हो गया, जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ गई कुछ समय के बाद, और पूरा सामाजिक, फिर उत्तराखंड क्रांति दल ने ही राज्य आंदोलन का बीड़ा फिर से उठाया और कुछ बाकी आंदोलनकारी उसमें सहयोगी बने, बाकी जन आंदोलनकारी उस जन आंदोलन का हिस्सा बने फिर धीरे धीरे। और फिर 96 का वर्ष आया, राष्ट्रीय चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ 96 में, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा दिया, और हम भी उस नारे के साथ हुए, और हमने पूरे स्टेट में घूम घूम करके, यद्यपि ऐसा नहीं, चुनाव हुए और उन चुनावों में जो परिणाम थे वो सबके सामने थे, भाजपा जीती, कहीं कांग्रेस जीती,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर मतदान हम रोक पाए। राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का जो नारा था वो एक तरीके से असफल प्रयोग हुआ यूकेडी का। लेकिन मुझको एक रैली उस दौरान की याद है, एक घटना मुझे याद है। ये मई 1996 की बात है। मैं रानीखेत में ही था तब, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। काशी सिंह ऐरी, विपिन त्रिपाठी और इंद्रमणि बड़ोनी और त्रिवेंद्र पंवार, ये यूकेडी के 4 बड़े नेता और उनके साथ कुछ और लोग। ये रामनगर से इनको रानीखेत आना था। और रानीखेत में कार्यक्रम था और फिर ये सब जगह जा करके लोगों से ये कह रहे थे कि भाई राज्य नहीं तो चुनाव नहीं किनारे पर लोगों को सहमत करा रहे थे। ये रात को हम उनको लेने गए, मैं था और अभी ये जो करण मेहरा जो आजकल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये तब यूकेडी में थे। तो मैं तो खैर तब यूकेडी नहीं ज्वाइन किया था, बट मैं आंदोलनकारी था। तो हम लोग गए इनको रिसीव करने के लिए। रानीखेत और भुजान के बीच में एक स्टेशन पड़ता है रिची बिल्ले, और मई में रात को ये 11 बजे लगभग वहां पहुंचे। और उस समय भी वहां कम से कम 1000 आदमी खड़े थे, 1000 आदमी। ढोल दमाऊ नगारे लेकर के और छिलके लेकर के रात को 11 बजे तक उन्होंने इन नेताओं का इंतजार किया। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री हो, वो रात को कहीं 11 बजे लोगों से मिलने के लिए जाएगा, वहाँ 100 लोग खड़े होंगे, 100 से अगला आदमी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इनके लिए 1000 आदमी खड़े थे रात को। उन्होंने भाषण किया, इंद्रमणि बड़ोनी और काशी सिंह ऐरी का भाषण हुआ। फिर हम लोग रात को 1 बजे के आसपास रानीखेत पहुंचे। क्या बात है। तो फिर मैं उन्हीं के साथ हम लोग बागेश्वर आए। तो गरुड़ जो मेरा गृह नगर है, वहाँ जितनी बड़ी रैली उस समय इंद्रमणि बड़ोनी जी के नेतृत्व में हुई, उतनी बड़ी रैली फिर मैंने कभी नहीं देखी। तो उत्तराखंड का गांधी जो है उन्हें इसलिए ही जो है गांधी भी मिली। बहुत तरह के और इवेंट थे, फिर ये सब हुआ। अंदर की बहुत सारी पॉलिटिक्स है, कई समितियां बनी, फिर वो पूरा आंदोलन दिल्ली सेंट्रिक हो गया, दिल्ली में उसकी गतिविधियां होने लगी, यहाँ छिटपुट यहाँ होने लगा, कई जगह कुछ हुआ। उसमें एक और जो मैं धारा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक तो वो धारा थी जो ये कह रही थी कि आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य दो। एक धारा थी जो ये कह रही थी कि भाई उत्तराखंड राज्य दो, ठीक बात है, बट उसके पहले इस पर विचार कर दो। इस धारा में मुख्य रूप से इसका नेतृत्व हमारे यहाँ के सर्वोदय के नेता करते, गांधीयन लीडर, चिपको लीडर या सर्वोदय के नेता, तमाम एकेडमिशियंस और जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ लेखक, पत्रकार, इतिहासकार, साहित्यकार, ये सब इस धारा में शामिल थे कि राज्य तो ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन उसके पहले राज्य का स्वरूप तय होना चाहिए कि राज्य कैसा होगा, राजधानी कहाँ होगी। राजधानी का तो यूकेडी ने सन 1992 में शिलान्यास करके चंद्रनगर का आइडिया दे ही दिया था कि यहाँ होना चाहिए। फिर उस पर कौशिक समिति की रिपोर्ट भी बना, कौशिक समिति का भी गठन हो गया उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी ने कर दिया। कौशिक समिति ने भी अपनी रिपोर्ट बनाई। तो राजधानी कहाँ होगी, सीमा कितनी होगी, इसके संसाधन क्या होंगे, विकास का मॉडल क्या होगा, इसको एक समूह था जो इसको लेकर के जगह जगह बैठकें कर रहा था। मुझे याद है एक बैठक धर्मगढ़ में हुई थी, दूसरी बैठक अनासक्ति आश्रम कौसानी में हुई थी। तो फिर बाद में क्या रहा, सर्वोदयी लोगों का चीजें उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेशन किया? नहीं, वो तो ये जो वैचारिक बहस है आज भी उत्तराखंड राज्य को लेकर के, जो वैचारिक बहस है उसमें चाहे परिसीमन का सवाल हो, चाहे राजधानी का सवाल हो, चाहे विकास के मॉडल का सवाल हो, वो तो उसी समय वो उसी बंजर उस धरती से पैदा हुई बहस है ना, ये है। और अभी भी अगर अगला कोई बड़ा परिवर्तन या बड़ा कोई सेटलमेंट होगा उत्तराखंड की राजनीति में या उत्तराखंड के मॉडल में, तो वो उस बहस के परिणाम स्वरूप होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और फिर कई उसके अंदर बहुत तरह की धाराएं हुई, बहुत तरह की पॉलिटिक्स हुई, तमाम तरह के लोग उसमें शामिल हुए। उसमें एक बड़ा पर्चा कांड हुआ, लोकसभा में पर्चे फेंक दिए त्रिवेंद्र पंवार ने और कूद लगा दी, उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया। और फिर यूकेडी के नेता इस लड़ाई को लड़ते रहे अलग अलग जगह 96 के बाद भी। फिर 15 अगस्त 1997 को लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य की घोषणा, और 15 अगस्त 1997 को राज्य की एक तरीके से संवैधानिक घोषणा हो गई, क्योंकि लाल किले से की गई घोषणा फिर एक प्रशासनिक वो बन जाता है। तो 97 से लेकर के 2000 तक फिर बाकी काम हुए। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया, उसको क्योंकि विधानसभा में पारित कराना ही होता है, तो यूपी की विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में पारित होकर के वो राष्ट्रपति के पास गया, तब वो कानून अमल में आया, परिसीमन हुआ, राजधानी
तय की, तमाम की जो प्रशासनिक वो थी, तैयारियां थी, उनको करने में अगले 3 साल लगे। तब निश्चय करके 9 राज्य एक तरीके से संवैधानिक अस्तित्व में आया। तो इस पूरे 3 साल के उसमें यूकेडी की प्रमुख भूमिका रही 97 के बाद से 2000 तक। मैंने कहा उसमें फिर सब शामिल हुए ना, उसमें भाजपा भी शामिल हुई, कांग्रेस भी शामिल हुई, यूकेडी भी शामिल हुई, हमारे तमाम अन्य आंदोलन समूह भी उसमें शामिल हुए, हमारे बौद्धिक समूह भी उस बहस का हिस्सा बने। दिल्ली में तमाम बैठकों का, बहसों का, मशविरों का दौर चला। ये हुआ कि राज्य को लेकर के फिर उसके परिसीमन पे बात आई कि कितना लेना चाहिए, कहाँ तक सीमा रखनी चाहिए। उसने कहा कि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के 2 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको उत्तराखंड में मिला दीजिए। असल में जब परिसीमन का सवाल आया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार के रूप में थी। यद्यपि काम पहले हो गया था, लेकिन 2000 के बाद 2000 से 2004 के बीच में सरकार भाजपा की थी, तो भाजपा के पास पूरा मौका था परिसीमन तय करने का। और वही था उसी समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड की डिमांड बहुत है, हरित प्रदेश है, जाटलैंड की डिमांड बहुत ऊंची थी। भाजपा कभी भी उत्तर प्रदेश को बांटना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके राजनीतिक हितों के लिए एक उत्तर प्रदेश बहुत मुफीद बैठता था। उन्होंने क्या किया कि ये हरित प्रदेश की मांग खत्म हो, इसके लिए वो चाहते थे कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर 2 जिले उत्तर प्रदेश में जोड़ दिए जाए। फिर भी उन्होंने हरिद्वार जिला पूरा जोड़ दिया, रुड़की हरिद्वार को जोड़ा ना, हरिद्वार पूरा जिला। और आंदोलन की ये मांग थी कि केवल हरिद्वार का जो कुंभ क्षेत्र है, नगर क्षेत्र या कुंभ क्षेत्र है, वो जोड़ा जाए, ताकि वो हमारे पास रहे, और बाकी जो इलाका है उसको वापस उत्तर प्रदेश दिया जाए। ये बड़ी मांग हुई और बहुत को लेकर के राज्य जब परिसीमन जब बाहर आया, पब्लिक डोमेन पाया, तो बहुत आंदोलन हुआ, बहुत एजिटेशन हुआ। यूकेडी ने इस मांग की बहुत खिलाफत की, कांग्रेस और भाजपा ने इस मांग की इसलिए खिलाफत नहीं की क्योंकि उनके राजनीतिक हित यूपी में भी थे, वो वहाँ अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी वो थी जी। और ये एक तरह से आर्काइव मैं चाहती हूँ कि हो ये चीजें, हालांकि हो सकता है कई लोगों ने की होंगी। हाँ, नहीं, ये तो सब कहा है, लिखा है लोगों ने। बिल्कुल। तो इतना इसमें क्या है कि अब थोड़ा सा ये 31 साल का समय हो गया, राज्य आंदोलन को हुए ही 30 साल का समय हो गया, तो घटनाओं का और समय का मेल नहीं होएगा, क्योंकि मैं कोई पढ़ के तो नहीं बोलता, मैं तो मेरी एक जर्नल थीसिस जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी जब ये सजा मिली और 30 साल बाद फैसला आया, तो एक मुझे लगता है कि तमाम यादें तमाम आंदोलनकारियों की एकदम ताजा हो उठी होंगी। पिछले 5-7 साल में जो पीढ़ी बड़ी हुई है या 10 साल में जो पीढ़ी बड़ी हुई है, उसका कनेक्ट अब नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये परिणति हम इस रूप में देखते हैं कि अब जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल शून्य है, उसको राज्य आंदोलन के बारे में बहुत कम। हाँ, मुझे लगता है कि ये एक इतिहास की स्वाभाविक गति होती है कि 2 पीढ़ियां ही याद रखती हैं, एक जिसने देखा है और दूसरा जिसने किया है। जो देखने वाली पीढ़ी थी वो चले गई, वो तो अब कोई होगा भी। तो जो आंदोलन कर रहे थे, जो उस समय युवा थे, अब हम लोग प्रौढ़ हो गए, हम ही अपने जीवन के 5वें दशक में आ गए हैं, है ना। तो हमारी पीढ़ी तक वो कंटिन्यूटी रही, अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करने का कोई रास्ता नहीं सूझा, उसको उस तरीके से दिखाया नहीं गया, विजुअलाइजेशन नहीं हुआ। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य पर ग्रंथ लिखे, वो ग्रंथ मैं ये मानता हूँ कि इतने रोचक नहीं थे कि नई पीढ़ी उनको पढ़ सके। वो हमारे पूरे भारत में इतिहास बोध के साथ यही खिलवाड़ होता रहा है हमेशा। वो यही है राज्य आंदोलन के साथ। अगर कोई अच्छी फिल्म वो समय की घटनाओं को लेकर के, वास्तविकताओं को रोचकता पर कोई फिल्म बन जाती, कोई लंबा वेब सीरीज बन जाती, है ना। और ये काम बड़ा मिसिंग है ना। हाँ, कोई वेब सीरीज बना लेता। नहीं, वो तो सबके, वो जगमोहन रौतेला के पास बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, महिपाल नेगी के पास बहुत मिल जाएगा, शेखरदा के पास होगा, हमारे गिरदा के पास बहुत सारा वो था। गिरदा का जो अखबार निकलता था नैनीताल से, नैनीताल समाचार में बहुत सारी अभी आर्काइव्स होंगी, अमर उजाला के आर्काइव्स में होगा, बहुत और लोग हैं। हो सकता है कि कोई ढंग से देखेगा तो शमशेरदा के यहाँ कुछ निकल जाएगा, काशीदा के पास अगर उन्होंने संभाल के रखा होगा तो उनके पास होगा, और बहुत सारे लोगों के पास होगा। हमारे पास कुछ सामग्री रखी है, तो कोई अब उसके लिए कोई है कि कुछ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, अच्छी फिल्मों के फॉर्म में ये सब चीजें आए और नई पीढ़ी तक भी पहुंचे। बल्कि बकायदा स्कूलों के जरिए ये दिखाया जाए। अगर हम कह रहे हैं कि मैंडेटरी सारे सरकारी स्कूलों में सब जगह फिल्में दिखाई जाए ना इस तरह की। और मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 100 साल जो उत्तराखंड के रहे हैं ना आंदोलनों के, अगर आप 1920 से 2020 का जो समय है ना, 1920 के बन आंदोलन से लेकर के 2000 तक का या 2020 तक का जो समय है, उस पर कोई अच्छी वेब सीरीज बनाए जिसको इंटरेस्ट हो,
वो अच्छा कोई स्क्रिप्ट राइटर लेकर के और उसकी मदद से एक अच्छा वो बनाए, है ना, वो भी एक मजेदार चीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, धन्यवाद सुनीता, बहुत बहुत आपको। हिमालयन डायलॉग्स के लिए तो टाइम अपन दे, बहुत धन्यवाद।